हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। सेल चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। 50 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था पार्ट 1 में। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग आज के इस पार्ट में कवर करेंगे। 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं आज के इस पार्ट 2 में। अगर आप इन सारे ही प्रश्नों को कवर कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाइए। ऐप पर आपको इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 51 से, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है। देखो, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हम लोग चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। तो जो RER है ये प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, और इसका काम है लिपिड संश्लेषण। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER का कार्य है तो हम बोलेंगे वसा या लिपिड का निर्माण। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये जंतु कोशिका है, ये पिक्चर NCERT में दिया गया है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जंतु कोशिका में हम जानते हैं पादप भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहर वाली जो परत होगी वो प्लाज्मा झिल्ली होगी। कोशिका भित्ति कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। यहां पर देखो तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जो ये केंद्रक है ना, केंद्रक के ठीक बाहर या केंद्रक से लगा हुआ, केंद्रक के बाहर ये अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, जो कि दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। देखो, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER क्यों बोलते हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER क्यों बोलते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट हमें खुरदरी दिखाई पड़ती है। खुरदरी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि इन पे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट हमें चिकनी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं जिससे माइक्रोस्कोप में एक खुरदरी दिखाई पड़ती है, तो इसे कह दिया खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जिस पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने पर यह हमें चिकनी दिखाई पड़ती है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का ये काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो RER है यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्योंकि यहां पर राइबोसोम्स नहीं चिपके हैं तो यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। इसका रोल होता है लिपिड के संश्लेषण में या फिर फैट के संश्लेषण में, आप बोल सकते हो। तो ये केंद्रक है और केंद्रक से लगी हुई ये अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और देखो, कई सारे नलिकाएं आपको दिखाई गई है ना। तो ट्यूब्स होते हैं, शीट्स होते हैं, नेटवर्क है पूरा, है ना। ट्यूब्स एंड शीट्स का पूरा एक तंत्र है, नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किससे संबंधित है, झिल्ली जीवात जनन किससे संबंधित है। अभी आपने देखा कि अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की है, RER और SER। तो RER के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और SER के द्वारा लिपिड का संश्लेषण होता है या फिर फैट का संश्लेषण होता है, आप बोल सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा था जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो RER जो प्रोटीन बनाती है, जो लिपिड बनाती है, इसमें से कुछ प्रोटीन कुछ लिपिड का रोल जो है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में होता है। यानी कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं।
इसीलिए हम इसी को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम का रोल प्ले करते हैं। जो एंजाइम होते हैं मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं, तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें से कुछ प्रोटीन एंजाइम के जैसे बिहेव करते हैं। लिपिड की बात करते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन जो है हार्मोन बनाने में, कुछ प्रोटीन का उपयोग हार्मोन बनाने में किया जाएगा और कुछ लिपिड का उपयोग भी हार्मोन बनाने में किया जाएगा, और कुछ लिपिड और प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन बनाने में उपयोग किया जाएगा, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त संरचना है, केवल एक ही मेम्ब्रेन जो है इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। लाइसोसोम के भीतर भी बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, SER के द्वारा ही बनाया जाता है। RER के द्वारा ही बनाया जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं मेनली प्रोटीन होते हैं, तो ये एंजाइम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। और इसको पैक करने का काम, इस एंजाइम को पैक करने का काम GC का होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? तो सेल है, ये केंद्रक है, और केंद्रक से लगी हुई होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होती है। तो ये कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच और कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए ट्यूब के रूप में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करती है, नलिका के रूप में कार्य करती है। कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच, याद रखिएगा, कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच और केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नलिका के रूप में कार्य करती है, यानी कि ट्यूब के रूप में कार्य करती है। और ये जो पदार्थ होते हैं मेनली प्रोटीन होते हैं, है ना, मेनली प्रोटीन होते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका हम लोग बोलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी जीवों की यकृत कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग विष हरण डिटॉक्सिफिकेशन करता है? कशेरुक जीव यानी कि ऐसे जीव भाई जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि हम लोग ही हैं। तो कशेरुक जीव जो होते हैं उनके लिवर सेल में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है? एक और एक्स्ट्रा काम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये और क्या काम करती है कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, जो दवा खाते हैं, या हम कोई भी पदार्थ ऐसा खाते हैं, अगर उसमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट है, कुछ टॉक्सिसिटी है, तो उस टॉक्सिसिटी को खत्म करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में, ये याद रखिएगा, ठीक। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वैसे कोशिका के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है वो मेनली कोशिका द्रव में चलती है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये सब मेंशन है आपके किताब में, ठीक है। ये सब जो आप सवाल देख रहे हो ना, सब आपकी किताब में मेंशन है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलती है, ये भी आपके बुक में मेंशन है। गोल्जी उपकरण का नाम किसके नाम पर रखा गया है? या फिर गोल्जी उपकरण की खोज किसने की आपसे पूछा जाए तो कैमिलो गोल्जी ने की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण किस प्रकार की संरचना होती है? गोल्जी उपकरण ये चपटी होती है, चपटी पुटिकाओं का तंत्र होता है और झिल्ली युक्त संरचना है। गोल्जी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। तो गोल्जी उपकरण के बारे में आप ये लाइन याद रखेंगे कि चपटी झिल्ली युक्त पुटिकाओं का तंत्र है। पुटिका का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, थैली जैसी संरचना, है ना, थैली जैसी संरचना। तो ये न्यूक्लियस है, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, और यहां पर देखो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। ये देखो, इसको हम लोग कुंडली बोलते हैं, कुंडिका बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ये एक दूसरे के देखो ऐसे समानांतर है, पैरेलल है, राइट, एक दूसरे के ऐसे देखो पैरेलल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण बोलते हैं। गोल्जी उपकरण की झिल्लियां किससे संपर्क रखती है? तो गोल्जी उपकरण की झिल्लियां किससे संपर्क रखती है? न्यूक्लियस से संपर्क रखती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संपर्क जो है रखती है ये गोल्जी उपकरण। तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कि झिल्ली से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण की चपटी झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो कुंडिका कहा जाता है। ये देखो, ये सिस्टर ने लिखा है ना, इसी को हिंदी में हम लोग कुंडिका बोलते हैं। गोल्जी उपकरण के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोल्जी उपकरण के कार्य जो है आप ध्यान में रखिएगा। देखो, यह ईआर से प्राप्त पदार्थों को पैक करके विभिन्न स्थानों पर भेजता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पदार्थ का निर्माण करती है, चाहे वो लिपिड है चाहे प्रोटीन है, उसको पैक करने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम ये गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक पदार्थ का निर्माण करती है। इस पदार्थ को भेजा जाता है गोल्जी उपकरण में, गोल्जी एपरेटस में भेजा जाता है। गोल्जी उपकरण ने क्या किया? गोल्जी उपकरण ने इस पदार्थ को पैक करने का काम किया। देखो, इसको एक वेसाइकल में डाल दिया। जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये लाइसोसोम का एंजाइम बनाने का काम करती है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होती है। फिर ये एंजाइम जो है गोल्जी उपकरण में भाई आता है और गोल्जी उपकरण इसको ऐसे पैकेट में बंद कर देता है। अब हम इसे लाइसोसोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पदार्थ बनाती है ना, उसको पैक करने का काम, या फिर मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल RER है, RER ने कुछ प्रोटीन को बनाई, RER कुछ प्रोटीन बनाती है, इस प्रोटीन को भेजा जाएगा गोल्जी उपकरण में। गोल्जी उपकरण क्या कर सकता है कि इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, मॉडिफाई कर दिया, और फिर इसको पैक भी कर देगा। पैक करके जहां भेजना है वहां उसको भेज दिया जाएगा, चाहे कोशिका के अंदर ही कहीं पर, चाहे कोशिका के बाहर कहीं पर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन सही नहीं है पूछा है, लेकिन ये जो कथन है ये तो सही है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईआर से प्राप्त पदार्थों को पैक करके विभिन्न स्थानों पर भेजता है। गोल्जी उपकरण का काम है पदार्थों को संचित करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैक करना, ये याद रखिएगा। यह पदार्थों के संचयन, रूपांतरण तथा बंद करने का कार्य करता है गोल्जी उपकरण, सही है। उसके बाद देखो, यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है, यानी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह केवल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, नहीं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसका नहीं है। इसका काम है ईआर जो पदार्थ बनाती है उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, फिर उसको पैक करना, पैक करके विभिन्न स्थानों पर भेजना। कोशिका के भीतर भी, कोशिका के बाहर भी भेजा जा सकता है। जैसे इस वाले पिक्चर में देखो, पैक करके कोशिका के बाहर भेजा गया है। ठीक, तो गलत चुनना था, डी हमारा राइट आंसर। लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा किया जाता है। अब देखो, लाइसोसोम के निर्माण के बारे में मैंने आपसे कहा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये लाइसोसोम का एंजाइम बनाने का काम करती है। फिर इसको पैकेट में बंद करने का काम जो है गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको सही आंसर मान करके चलेंगे। ठीक, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो गोल्जी उपकरण है ये इस एंजाइम को पैक करने का काम करती है। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम को बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है और उस एंजाइम को पैक करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइसोसोम केवल प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। लाइसोसोम का काम ये नहीं है प्रोटीन संश्लेषण, ये किसका काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम में झिल्ली रहित संरचना होती है, ये भी गलत हो जाएगा। लाइसोसोम झिल्ली युक्त संरचना है, राइट, एक झिल्ली होती है। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। लाइसोसोम में केवल जल संग्रह होता है, गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लाइसोसोम है ना, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम, उसके बाद जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसको तोड़ने वाले एंजाइम, यानी किसी को भी तोड़ दे, इतने पावरफुल एंजाइम्स इसके भीतर होते हैं। तो मान लीजिए कि कोशिका के भीतर तरह तरह के कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों का कुछ पार्ट जो है टूट फूट गया, तो वो टूटे फूटे जो पार्ट होते हैं वो लाइसोसोम के भीतर जाएंगे और लाइसोसोम अपने एंजाइम से उन सारे को तोड़ देगा और उसको पचा देगा। ठीक, मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका के भीतर बाहर से कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, उस बैक्टीरिया को भी लाइसोसोम के अंदर भेज दिया जाएगा और लाइसोसोम अपने एंजाइम से उस बैक्टीरिया को पचा देगा, यानी कि उसको खत्म कर देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश कोशिका मर जाती है या फिर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, वैसे केस में लाइसोसोम फट जाता है। फटने के बाद बहुत ही पावरफुल एंजाइम से इसमें पूरे कोशिका को ही ये पचा देता है, खुद के कोशिका को, जिस कोशिका में ये लाइसोसोम होता है उसी कोशिका को पचा देता है। तो लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कोई कोशिकांग है डेड कर गया है, उसका कुछ पार्ट जो है टूट फूट गया है, वो सारे लाइसोसोम में आएंगे और इसको निपटा दिया जाएगा, यानी कि पचा करके अपने पावरफुल एंजाइम से। देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इनमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। देखो एकल झिल्ली युक्त संरचना है। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? यह अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देता है, इसीलिए। भाई कोशिका है, बहुत सारे कोशिकांग हैं और इसमें लाइसोसोम है। किसी कारण से मान लीजिए बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शन से चल रही है, किसी डिस्टर्बेंस के कारण मान लीजिए जो कोशिका है ये डैमेज हो जाती है या फिर डेड कर जाती है, तो ये लाइसोसोम जो है फट जाएगा। लाइसोसोम फट जाएगा और फटने के बाद इसमें जो पावरफुल एंजाइम्स हैं पूरी कोशिका को पचा देता है, तोड़ फोड़ देता है। बाहर से कोई बैक्टीरिया घुस गया, लाइसोसोम के अंदर भेज दिया जाएगा, उस बैक्टीरिया को पचा देगा। कोई कोशिकांग है, उसका कोई पार्ट टूट फूट गया है, उस टूटे फूटे पार्ट को लाइसोसोम के अंदर भेजा जाएगा और फिर उसको पचा दिया जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली वलित क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप संरचना देखेंगे तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक, ये देखो, ये बाहर वाली झिल्ली है और ये अंदर वाली झिल्ली है। अंदर वाली झिल्ली जो है फोल्डेड नहीं है, लेकिन बाहर वाली झिल्ली जो है फोल्डेड नहीं है, लेकिन अंदर वाली झिल्ली जो है ये अंदर की तरफ देखो ऐसे वलित है। तो आपसे यही पूछा गया कि भाई क्यों वलित है, ये बताओ, क्यों ऐसे अंदर की ओर फोल्डेड है? तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो, उसके लिए ये अंदर की ओर फोल्डेड होती है। मतलब एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके क्षेत्र को बड़ा करने के लिए। ज्यादा एरिया अगर होगा तो ज्यादा रिएक्शन से चलेंगी एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए ये अंदर की ओर जो है वलित होती है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। तो ये जो डीएनए होता है ना, ये आरएनए में कन्वर्ट होता है और फिर इस आरएनए से प्रोटीन बनता है। राइट, डीएनए में सूचना है कि कैसा प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन बनाने का काम ये राइबोसोम करता है, क्योंकि यही राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है। तो डीएनए में सूचना है कि कैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा प्रोटीन राइबोसोम बना करके देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, लवक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। अदरवाइज डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में प्लास्टिड, लवक, इन दोनों के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। तो कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जो ये अपना खुद से ही बना लेते हैं, केंद्रक पर इनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से।
ठीक, 36 एटीपी। 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। क्योंकि यहां पर भरपूर मात्रा में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाए, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, बिल्कुल सही है। दो झिल्लियां हैं, बाहर वाली झिल्ली है और अंदर वाली झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पहले भी बता चुका हूं मैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को अद्भुत अंग क्यों कहा जाता है, यूनिक ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को यूनिक सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो कई सारे प्रोटीन ये खुद से बना लेते हैं, केंद्रक पर इनको निर्भर नहीं रहना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड के संबंध में गलत है? प्लास्टिड, इसे हम लोग हिंदी में लवक बोलते हैं, राइट, लवक बोलते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लवक जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में ही केवल पाया जाता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन लवक है। रंगीन लवक कहने का मतलब, देखो क्रोमो का मतलब कलर होता है, रंगीन लवक कहने का मतलब कि अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लोरोफिल, ये भी अपने आप में क्या है, पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। हम बोलते हैं कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग एक नया नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड दो प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता है जो कलर दे, ल्यूकोप्लास्ट में कोई ऐसा पिगमेंट नहीं होता है जो कलर दे। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट के कारण अलग अलग रंग जो है मिल सकता है। जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल हो उस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्लास्टिड केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है जो पौधों को हरा रंग देता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है, और क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का ही टाइप है। और प्लास्टिड में मैंने आपसे कहा कि इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो दो ऐसे अद्भुत कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखो ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। देखो ये बाहर वाली झिल्ली है और ये अंदर वाली झिल्ली है, राइट। आपको देखो ऐसे संरचनाएं दिखाई गई है, सिक्के जैसी संरचना दिखाई हुई, जैसे सिक्का जो है एक के ऊपर एक कॉइन्स जो है वो रखे होते हैं। तो कई सारे कॉइन्स जैसी संरचना आपको दिखाई गई है। एक कॉइन को हम लोग यहाँ पर थैलाक्वाइड बोलेंगे। ऐसे एक के ऊपर एक आप बहुत सारे थैलाक्वाइड डाल दो तो हम इसे ग्रेनम बोलते हैं। अगर आप इस ग्रेनम को छोड़ दो तो बाकी जो भी स्पेस है ना, उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट में जो खाली जगह है जहां पर ये ग्रेनम उपस्थित नहीं है उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो संरचना है इसी में आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देता है। तो वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है ना, उसी में धंसी होती है, उसी में धंसे होते हैं, ठीक। रसधानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वैक्यूल के बारे में कहा जा रहा है। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है, बिल्कुल सही है। ठोस या तरल पदार्थों को स्टोर किया जाता है रसधानी में। जंतु कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है, गलत हमसे पूछा है तो यही गलत है। जंतु कोशिका में रसधानी बहुत छोटी होती है, ठीक।
पादप कोशिकाओं में रसधानियां सामान्यतः बड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग घेर सकती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम बोल सकते हैं कि पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरे सेल का आयतन है उसका 50 से 90% तक आयतन रसधानी केवल ले सकती है। गलत हमसे चुनना था, गलत हमसे पूछा गया था, स्टेटमेंट कौन सा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रसधानी भी झिल्ली युक्त संरचना है। ये देखो पादप कोशिका जो है आपको दिखाया गया है। पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली है और इसके बाहर कोशिका भित्ति जो है होगी, कोशिका भित्ति। ये देखो कोशिका भित्ति है। जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखो ये हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट का, और क्रोमोप्लास्ट अपने आप में टाइप है प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यहां पर देखो सबसे बड़ा कोशिकांग यही तो दिख रहा है, यही है रसधानी, यही है रसधानी। ठीक, ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये आपको दिखाया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, और ये रसधानी आपको दिखाया गया है। पादप कोशिका में जो रसधानी है बहुत बड़ी होती है। रसधानी में कौन कौन से पदार्थ संग्रहित होते हैं, तो रसधानी में अमीनो अम्ल है, शर्करा है, कार्बनिक अम्ल है और कुछ प्रोटीन स्टोर किए जाते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में रसधानी की क्या भूमिका होती है। देखो अमीबा में खाद्य रसधानी का निर्माण होता है, फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अमीबा में ना दो प्रकार के ये वैक्यूल बनते हैं, एक को हम लोग संकुचनशील रसधानी बोलते हैं, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। खाद्य रसधानी में जो भोजन अमीबा बाहर से लेता है उसको पचाया जाता है अपने एंजाइम को डाल डाल करके। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, वेस्ट को बाहर निकालना। वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, इसको बाहर निकालने का काम जो है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से किया जाता है। जो अतिरिक्त जल है और जो अपशिष्ट पदार्थ है इसे कोशिका से बाहर निकालने का काम इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, संकुचनशील रसधानी के द्वारा किया जाएगा, और भोजन को पचाने का काम इस फूड वैक्यूल में किया जाता है। ठीक, ये अमीबा की संरचना है। तो जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल लें, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भोजन को पचाने में भी रसधानी का उपयोग किया जाता है, रसधानी की भूमिका होती है, लेकिन वो रसधानी अलग प्रकार की होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानी का क्या कार्य होता है, कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करना। जैसे ये रसधानी है, अगर मान लीजिए इसमें पदार्थ है, बहुत सारे पदार्थ को इसमें स्टोर करके रखा गया है, तो ये जो रसधानी है ये ऐसे फूली हुई होगी, तो पूरे कोशिका को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करना जो है ये कार्य होता है। मान लीजिए कि रसधानी के अंदर जो भी पदार्थ है वो बाहर निकल गया, जो भी पानी है वो भी बाहर निकल गया, तो ऐसे में क्या होगा, रसधानी सिकुड़ जाएगी। तो जो कोशिका है, जो उसका आकार है, यानी पूरी कोशिका जो है वो भी थोड़ी सिकुड़ जाएगी, है ना। कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ेगी, लेकिन कोशिका भित्ति के बाद जो भी पार्ट है, कोशिका झिल्ली और जो भी अंदर में पार्ट है, वो थोड़ी बहुत सिकुड़ जाएगी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाती है। कोशिका को जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी जीव होते हैं सब कोशिका से बने होते हैं, सब कोशिका से बने होते हैं, और कोशिकीय स्तर पर सारी की सारी रिएक्शन से चलती है, जिससे एक कोशिका जीवित रहती है, और कोशिका अगर जीवित रहती है तो एक सजीव जो है जीवित रहता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के मुख्य दो प्रकार कौन से हैं। कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ, कोशिका, एक कोशिका, पुरानी कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाएगी। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। सूत्री विभाजन
और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन इंग्लिश में माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस का क्या कार्य होता है? देखो, हमारे बॉडी में दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन जो है चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाली कोशिका विभाजन जो है चलती है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है केवल शुक्राणु को बनाने के लिए और महिला में अंडाणु को बनाने के लिए ये विभाजन जो है होता है। बाकी मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, नई कोशिका बनानी है, जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा है, यहाँ से छिल जाती है, छिलने के बाद नई त्वचा बन जाती है ना वहाँ पर, तो कैसे वो नई त्वचा बनी है? कोशिका विभाजित हो करके उस पूरे रीजन में नई कोशिका जो है बनाई है। तो वो जो विभाजन कोशिका का हो रहा है यही माइटोसिस है। माइटोसिस के जरिए ही होता है। जो ये मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन, केवल युग्मक बनाने में होता है, बाकी सारे काम में माइटोसिस ही होता है। तो वृद्धि, पहले आप एक सिंगल सेल थे, जाइगोट थे, सिंगल सेल से आप जो है आज इतने बड़े हो गए हैं कोशिका विभाजन से ही, और ये वाले कोशिका विभाजन से, माइटोसिस से। तो वृद्धि है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन है, इन सारे में जो है सूत्री विभाजन होता है। यहां पर देख लो, ये जनक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स आपको दिखाए गए हैं। क्या हुआ? एक कोशिका से 2 नई कोशिका बनी है। अभी भी क्रोमोसोम्स कितने हैं? देखो 1 2 3 4, अभी भी क्रोमोसोम्स की संख्या जो है चेंज नहीं हुई है। तो मान लीजिए कि हमारे बॉडी की एक कोशिका है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है। जब सूत्री विभाजन होता है तो 2 नई कोशिका बनती है, 2 नई कोशिका बनती है, और गुणसूत्र की संख्या जो है वो नहीं बदलती है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। ठीक, तो 2 संतति कोशिकाएं जो है यहाँ पर बनती है। क्या सब याद रखेंगे कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या जो है वो नहीं बदलती है, समान बनी रहती है, और एक कोशिका से 2 नई कोशिका बनती है। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? युग्मकों का निर्माण। ठीक, युग्मकों का निर्माण। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका होती है, मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आपके बॉडी में एक कोशिका होगी जो अर्धसूत्री विभाजन करेगी और शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो एक कोशिका है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसका पहले विभाजन होता है, और विभाजन होता है, 2 नई कोशिका बनती है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होगी, इसीलिए हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 बार विभाजन होता है, मियोसिस मियोसिस 1, और फिर से क्या होगा? विभाजन होगा, फिर इसका विभाजन होगा, 2 नई कोशिका बनेगी, लेकिन इस बार जो है गुणसूत्र की संख्या वही रहेगी। इसका विभाजन होगा और 2 नई कोशिका बनेगी और गुणसूत्र की संख्या वही रहेगी। इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदली है और प्रत्येक कोशिका से 2 नई कोशिका बनी है। तो मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही है, ऐसा ही है कि 2 नई कोशिका बनती है एक कोशिका से और गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। लेकिन जो मियोसिस 1 है इसमें कुछ अलग हुआ है, यहाँ एक कोशिका से 2 कोशिका तो बनी है लेकिन गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है, इसलिए हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं क्योंकि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अगर हम इस पूरे मियोसिस को देखें तो 2 बार विभाजन हुआ है और अंत में 4 नई कोशिका बनी है। तो एक कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण जो करती है वो लास्ट में जाकर के 4 शुक्राणु जो है बनाएगी और सारे में 23 गुणसूत्र होंगे। ऐसे अंडाणु के केस में होता है कि एक कोशिका से 4 जो है अंडाणु कोशिका बनते हैं। तो मियोसिस के बारे में क्या याद रखेंगे कि 2 बार विभाजन होता है। पहली बार जब विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, दूसरी बार में आधी नहीं होती है और एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है। यहां देख लो, जनक कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन 1 हुआ, गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स है। अब जो 2 नई कोशिका बनी इसमें 2 क्रोमोसोम्स है। फिर क्या होता है? दूसरा विभाजन होता है, फिर से ये कोशिका 2 नई कोशिका बनाएगी, ये कोशिका 2 नई कोशिका बनाएगी और इस बार गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। राइट, तो एक कोशिका से, एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनी है। अब देखो हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? जैसे आप नमक का क्रिस्टल देखते हो, चीनी का क्रिस्टल देखते हो, कुछ वैसे है, यानी ठोस रूप में बनाया जा सकता है। तो देखो, जीवाणु है, अमीबा है, शुक्राणु है,
ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं, अगर आप इसको क्रिस्टल के रूप में ढालेंगे ना, ये सारे ये जो जीवाणु है, विषाणु है, शुक्राणु है, ये सब डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। किसी भी आप सेल को, किसी भी लिविंग सेल को आप क्रिस्टल रूप में नहीं बना सकते हैं। क्रिस्टल रूप में यानी आप उसको सॉलिड फॉर्म में जो है बना करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप ये काम वायरस के साथ कर सकते हो, क्योंकि वायरस ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है। इसके पास क्या होता है, या तो भाई आरएनए होगा या डीएनए होगा और प्रोटीन का कोट होता है। ना तो सेल मेम्ब्रेन है, ना तो साइटोप्लाज्म है, ना ही न्यूक्लियस है, ना राइबोसोम है, कुछ नहीं है। केवल संक्रामक डीएनए होता है और प्रोटीन कोट होता है, बस हो गया। तो ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है। आप इसको क्रिस्टल रूप में बना सकते हैं। एक जैसे चीनी का जो कण होता है ना, कुछ वैसा कण जो है आप एक चीनी जैसे कण में कई सारे वायरस को रख सकते हो। यानी वायरस को आप क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आप वर्षों तक रख सकते हो, वर्षों तक आप रख सकते हो क्रिस्टल फॉर्म में। आप इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और रख दो इसको कहीं पर अच्छे से। 10 साल बाद आप इस क्रिस्टल को किसी लिविंग सेल में डाल देना, वापस से ये वायरस जो है लिविंग के जैसे काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, अमीबा है, शुक्राणु है, इसको जैसे आप क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये सारे के सारे डेड हो जाएंगे। एक बार ये मर गए, वापस ये जिंदा नहीं होने वाले हैं। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता है। वायरस को आप क्रिस्टल बना कर रख दो, 10 वर्षों के लिए रख दो आप, ठीक है। वापस से वो लिविंग सेल में जाने के बाद लिविंग के जैसे बिहेव करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ये वायरस की खासियत है, क्योंकि ना तो ये सजीव है ना ही निर्जीव है। सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक करी है वायरस। कोशिका फूल जाएगी यदि, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब आने वाले सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। देखो, अगर कोशिका के भीतर जल की सांद्रता उच्च है, बाहर में कम है, तो जल जो है ये कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में कोशिका सिकुड़ जाएगी। यह आंसर नहीं होगा। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। अगर कोशिका के बाहर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है और अंदर में कम है, वैसे में जल अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। कोशिका के भीतर जल जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर जल के अणुओं की सांद्रता समान हो, ऐसे में क्या होगा, जितना जल कोशिका से बाहर निकलेगा उतना ही कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। नेट मूवमेंट वाटर का जो है 0 रहेगा। तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो कोशिका फूलने वाली है और ना ही सिकुड़ने वाली है। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। देखो, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और जो आपके एंजाइम्स होते हैं मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं, ये भी सही है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि एंजाइम आपके मेनली प्रोटीन होते हैं जो कि राइबोसोम बनाने का काम करता है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, गलत हो जाएगा। यह स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है पूछा है, तो 3 और 4, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका से नहीं है? फिर से पूछा है कि नहीं है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही है। देखो, अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव है उनके बीच पदार्थों के परिवहन के लिए ट्यूब के रूप में कार्य करती है, नलिका के रूप में कार्य करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए भी ट्यूब के रूप में कार्य करती है। तो जो पदार्थ मेनली मैंने आपसे कहा था कि प्रोटीन ही है, जो पदार्थों का परिवहन होता है केंद्रक, जिन पदार्थों का परिवहन होता है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच, उनमें मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। उन परिवहन के लिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नलिका के रूप में कार्य करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमसे गलत वाला चुनना है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, नहीं। ऊर्जा उत्पादन का स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि मेनली जो कोशिका के अंदर अभिक्रियाएं चलती है वो कोशिका द्रव में चलती है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी
जैव रासायनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिविंग सेल में वो केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रही है। तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये स्टेटमेंट सही है। वीवीआई मार्क कर लो आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं, इस सवाल के जरिए आप इन तीनों ही पॉइंट्स को याद रखेंगे, ए, बी और डी। ठीक है। और साथ में आपको तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ER है वो दो प्रकार के हैं, RER और SER। प्रोटीन बनाने का काम ये करती है, लिपिड बनाने का काम ये करती है। लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने में किया जाता है, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ एंजाइम जो है, कुछ प्रोटीन एंजाइम के जैसे बिहेव करते हैं, कुछ प्रोटीन से हार्मोन बनाया जाता है और कुछ लिपिड से भी हार्मोन बनाया जाता है। तो ये सारी बातें भी जो है आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में A, B, D आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। परासरण के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था, समय देकर के समझाया था पार्ट 1 में। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। ये तो ट्रू है ना, बिल्कुल सही बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, मैंने एग्जांपल लेते हुए आपको बताया था कि मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया, इसी को हम लोग वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इधर मान लो कि 50 ml हमने पानी ले लिया, इधर हम लोगों ने 20 ml पानी ले लिया, तो इधर जल की उच्च सांद्रता है, इधर जल की निम्न सांद्रता है। जल जो है अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर मूव करेगा। इस SPM के जरिए इसी को हम लोग परासरण बोलते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो सही है। विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना बिल्कुल गलत है। अगर हम विलायक की बात की जा रही, नहीं, हम लोग विलय की बात करते हैं। पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले की ओर जाना नहीं। विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, हम लोग जल की बात करते हैं मेनली। या तो हम विलय की सांद्रता के हिसाब से बोलेंगे या फिर जल के हिसाब से हम बोलेंगे, क्योंकि विलायक यहां पर बोला गया तो विलायक कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कोई दूसरे पदार्थ भी हो सकते हैं। पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। पारगम्य झिल्ली नहीं होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और ना ही यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर विलायक ही दिया गया, तो इन दोनों कारणों से कट जाएगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। ध्यान से देखिए आप क्या दिया गया है, यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ो आप। VVI कर दो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये आपके लिए। देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। अब आप बोलेंगे यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है, बिल्कुल सही है। आपने कहा था विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति, लेकिन किसकी गति? विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति, लेकिन किसकी गति? मैंने आपको ये तो समझाया था कि जल के अणुओं की गति। विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले स्थान से विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। विलय अणुओं का यहां पर मूवमेंट किसका हो रहा है? विलय के अणुओं का हो रहा है। हमें मूवमेंट किसका देखना है? जल का देखना है। या तो आप बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जाना, या फिर आप बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं की गति विलय के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। गति किसकी हो रही है? जल के अणुओं की हो रही है। यहां पर गति किसकी हो रही है? विलय अणुओं की हो रही है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि एक हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलिसिस को इस तरह परिभाषित किया जाता है। अल्प प्रसारी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना। देखो, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन कब होता है, प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब हम पादप कोशिका को अति परासारी विलयन में डालते हैं, यानी कि अति परासरण दाबी विलयन में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होता है? कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है। कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ती है क्योंकि वो मजबूत होती है, रिजिड होती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है और जो कोशिका द्रव्य है वो सब संकुचित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को छोड़ देती है, उसी को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। तो
अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर अगर अति परासारी माध्यम में लिखा होता ना, अति परासारी अगर यहां पर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि अति परासारी विलयन में डालेंगे मतलब कोशिका के बाहर जो विलयन है उसमें विलय की सांद्रता उच्च है, तो जल जो है हमेशा विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, यानी कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है। तो अगर यहां पर अति परासारी होता तो बी ऑप्शन राइट हो जाता, क्योंकि नहीं है तो डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है भाई, बाहर वाली झिल्ली ऐसी होती है और अंदर वाली झिल्ली जो ऐसे फोल्डेड होती है। ये फोल्डेड इसलिए है क्योंकि ज़्यादा एरिया मिल जाता है केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही लवक के केस में आपने देखा था कि भाई दो दो झिल्लियां होती हैं, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। राजधानी और लाइसोसोम, लाइसोसोम में आपने देखा था कि जो एंजाइम्स बनते हैं वो RER के द्वारा बनाया जाता है और उसको पैक करने का काम जो है GC के द्वारा किया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। राजधानी भी एकल झिल्ली युक्त संरचना है, इसके झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो इनमें से जो आंसर है हमारा वो बी भी है और सी भी है, बी भी सही है, सी भी सही है। गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम बनाने का काम, लाइसोसोम का जो एंजाइम है उसे बनाने का काम RER के द्वारा किया जाता है, पैक करने का काम गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है, ये सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में DNA होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। केंद्रक में तो DNA होता ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अद्भुत अंग है ये दोनों, क्योंकि इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है, तो कुछ प्रोटीन से खुद से बना लेते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनमें ATP का उत्पादन होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, गलत हो जाएगा। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और प्रद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सही वाक्य को ढूंढिए। लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है, गलत हो जाएगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाती है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड बनाती है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो गलत हो जाएगा। अंतर्द्रव्यी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है, गलत हो जाएगा। देखो जो अंतर्द्रव्यी जालिका है ये तो कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करती है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम ये अंतर्द्रव्यी जालिका करती है। यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाभ होता है, गलत हो जाएगा। जो केंद्रकाभ है ये प्रोकैरियोटिक के अंदर हम लोगों ने देखा था, कोशिका द्रव्य का वो क्षेत्र जिसमें उसका क्रोमेटिन पड़ा होता है उसी को हम लोग केंद्रकाभ बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सही वाक्य चुनना था तो ए हमारा राइट आंसर। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो कशेरुक जंतु होते हैं उनके लिवर सेल में जो SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो जो विषैले पदार्थ होते हैं या फिर जो ड्रग्स होते हैं उनमें जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका करती है, ठीक। SER इन लिवर सेल, लिवर सेल्स, ठीक। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो RER के द्वारा बनाया जाएगा और जो लिपिड चाहिए वो SER के द्वारा बनाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर RER है, गोल्जी उपकरण है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर देखो केवल RER दिया गया है, जबकि होना क्या चाहिए था
RER और SER दोनों। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो अब ये अंतर्द्रव्यी जालिका है, अब ये अंतर्द्रव्यी जालिका है, ठीक। हम सिंपली ये चीज बोल सकते हैं, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्शन जो है थोड़ा सा यहां पर करना पड़ेगा। प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है। तो याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते ही क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके पास कोशिका भित्ति भी होती है, ऐसे कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक तो इसमें होता नहीं है। इसका क्रोमेटिन या फिर DNA बोल दो, ऐसे नग्न अवस्था में साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ये जो पूरा रीजन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और कोशिकांग के नाम पर इसमें केवल आपको राइबोसोम्स ही दिखते हैं, बाकी सारे कोशिकांग जो झिल्ली युक्त होती है वो अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स कोई झिल्ली युक्त संरचना नहीं है, दाने जैसी संरचना होती है। ये राइबोसोम्स आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में देखने को मिलते हैं। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी उपकरण है, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि इसका काम क्या है, स्टोरेज का, ठीक, पदार्थों के स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैक करना। साथ में आपने देखा था कि सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का काम ये गोल्जी उपकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी का कार्य नहीं है तो पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, जिसमें तरह तरह के पदार्थ जो है स्टोर होते हैं। अमीनो एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक, ये सारे स्टोर होते हैं। अपशिष्ट उत्सर्जन आपने देखा था, जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उससे अतिरिक्त जल और अपशिष्ट का निष्कासन होता है। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, यह भी रसधानी का काम है। अगर रसधानी में कोशिका द्रव्य भरपूर मात्रा में है, पानी भरपूर मात्रा में है, तो कोशिका जो है वो टर्जिड रहती है और उसको रिजिडिटी जो है प्रोवाइड होता है। ये तीनों काम जो है रसधानी के हैं, अच्छे से याद रखिएगा। गमन जो है रसधानी का काम नहीं है, यानी कि मूवमेंट। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा था अंतः कोशिकता यानी कि एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। और अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए ये एक्सोसाइटोसिस होता है। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है, तो भोजन प्राप्त करता है एंडोसाइटोसिस के जरिए, और मान लीजिए कि अपाचित भोजन है उसको बाहर निकालेगा तो एक्सोसाइटोसिस करेगा। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? तो सेलुलोज से बनती है कोशिका भित्ति प्लांट में। हाइड्रिला प्लांट है, यह आंसर नहीं होगा। आम वृक्ष प्लांट है, कैक्टस प्लांट है। जीवाणु की बात करते हैं तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। इसकी कोशिका भित्ति आप चाहो तो याद रख सकते हो, एग्जाम में तो वैसे आएगा नहीं। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन आप चाहो तो याद रखो वरना छोड़ दो। ऐसे ही जो कवक है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। तो पहली बार सिल्वर नाइट्रेट घोल का इस्तेमाल किया था गोल्जी उपकरण के अध्ययन में कैमिलो गोल्जी ने। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें DNA होता है, तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, यानी कि लवक है, जिसमें खुद का राइबोसोम और खुद का DNA होता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? कोशिका की रसोई कहा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो यह है हरित लवक। हरित लवक में ही फोटोसिंथेसिस होता है। हरित लवक में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो खाना बनता है हरित लवक में, इसलिए इसे किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है।
कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। लिपिड बनाने का काम जो है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का है, और ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, रिपीटेड है क्या ये? हाँ रिपीटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में जो एक कथन है वो तो ये है कि जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होती है। ये स्टेटमेंट दिया था विर्चो ने, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हम बोलेंगे पहली बार जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो श्लाइडन एवं श्वान के द्वारा दिया गया था। बाद में इसको मॉडिफाई करने का काम विर्चो ने किया था। तो इन दोनों ने कहा था कि जितने भी जीव हैं वो सारे जो है कोशिका से बने हैं। फिर बाद में इन्होंने एक लाइन और ऐड किया, कहा कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होती है, क्योंकि ये दोनों नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण जो है कैसे होती है। बाद में रुडोल्फ विर्चो आते हैं और इन्होंने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इन तीनों का नाम आएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फिर बैक्टीरिया में कोशिका अंगक के नाम पर केवल राइबोसोम होता है। बता चुका हूं कई बार। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब यहां पर सिंपली झिल्ली से है कि कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त नहीं है। कई बार बता चुका हूं, गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त है। हरित लवक के पास तो दो झिल्ली है, केंद्रक के पास दो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली। राइबोसोम झिल्ली युक्त संरचना नहीं है। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। तो लाइसोसोम का एंजाइम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है और पैक करने का काम गोल्जी उपकरण के द्वारा। तो लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गोल्जी उपकरण से। अगर आपको चुनना हुआ कि लाइसोसोम भाई किससे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसका एंजाइम तो आरईआर के द्वारा बनाया जा रहा है और पैक करने का काम ये गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप हमेशा गोल्जी उपकरण के साथ जाएंगे। सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी तालाब के जल से। कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है, बता चुका हूं मैं आपको कि मान लीजिए बर्तन है, मैंने इसमें एसपीएम ले लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया, और इसमें भी मान लो कि 50 ml मैंने पानी ले लिया, इसमें भी 50 ml पानी ले लिया, तो जो शुद्ध गति है जल की वो नहीं होगी। मतलब 10 जल के अणु अगर इधर जाएंगे तो 10 जल के अणु इधर से इधर भी आ जाएंगे, तो शुद्ध गति 0। लेकिन अगर मैं इसमें मान लो कि 2 ग्राम कोई विलय पदार्थ डाल दूं, मान लो कि मैंने इसमें नमक ही डाल दिया 2 ग्राम, अब क्या होगा, इधर विलय की उच्च सांद्रता हो जाएगी और इधर विलय की निम्न सांद्रता है, तो जल जो है विलय की उच्च सांद्रता की ओर गति करेगा। अब जल की शुद्ध गति इधर होगी, क्या होगा कि इधर जल जो है अब कम जाएगा, लेकिन इधर की ओर जल ज्यादा आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो हमने नमक घोला है इसके कारण जल की जो शुद्ध गति है, नेट जो मूवमेंट है वो इधर की ओर है, जिधर हम लोगों ने नमक घोला है उधर की ओर है। तो बिल्कुल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। बिल्कुल सही है। जो भी आप झिल्ली युक्त संरचनाएं देखते हैं उन सारे में जो झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली हो, चाहे वो गोल्जी उपकरण की झिल्ली हो। जो भी झिल्ली है ना, सब की जो संरचना है, सबकी जो रचना है वो कोशिका झिल्ली जैसे ही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि झिल्ली जो है खुद प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं, जो कि दोनों के दोनों कार्बनिक है। इसीलिए जो कार्बनिक
विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु, इसीलिए जो कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु होते हैं वो झिल्ली से होकर के आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि झिल्ली खुद प्रोटीन और लिपिड खुद कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है। तो ऐसे में जो पदार्थ कार्बनिक विलायक में घुलते हैं वो पदार्थ आसानी से झिल्ली से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे उसको गुजरने में जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि जो झिल्ली है वो कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्रॉस करने में झिल्ली को जो है प्रॉब्लम आती है। पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, नहीं, काइटिन शर्करा की कोशिका भित्ति जो है, पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन होती है नहीं। देखो कोशिका झिल्ली चाहे किसी भी कोशिका की हम बात कर लें, उसमें कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना वो काइटिन से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन शर्करा की बनी होती है। बैक्टीरिया में बताया मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन यहाँ पर कोशिका झिल्ली की बात की गई है, तो चाहे पादप की कोशिका झिल्ली हो, किसी की भी कोशिका झिल्ली हो, पादप हो, जंतु हो, बैक्टीरिया हो, किसी की भी कोशिका झिल्ली हो, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। टोटल हम लोगों ने 108 नहीं 107 प्रश्न को देखा है, जिसमें से 108 में एक सवाल जो है रिपीट हो चुका था, तो टोटल 107 हम लोगों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं। इतने सारे प्रश्नों को देखने के बाद ये आपका चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज होता है। अगर आपने सही से देख लिया है तो इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए आपसे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। चैप्टर हमारा होगा टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दोनों हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।